हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेनोस क्लासेस। तो आज हम अपने अर्थशास्त्र का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है पालमपुर गांव के बारे में। तो पहला हम जो ध्यान रखेंगे, पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं। तो अगर हम पालमपुर गांव की बात करें तो यहाँ रहते हैं 450 परिवार। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से कि आपका 1/3 जो परिवार है वो है दलित परिवार। ये कुछ ना बेसिक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए पालमपुर गांव के बारे में, तो थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ पर हम आते हैं, वो है पालमपुर में मुख्य काम क्या है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रियाएं मतलब कौन सी हैं। अगर हम पहले मुख्य क्रिया की बात करें तो हम जानते हैं, जैसे कि ये गांव है तो गांव में जो मुख्य क्रिया होती है वो होती है खेतीबाड़ी का काम। ठीक है, तो पालमपुर में मुख्य जो क्रिया है वो क्या है, खेती का है। ठीक है, अच्छा, पालमपुर गांव में मुख्य क्रिया खेती है, ये हमें पता है, लेकिन खेती के अलावा भी वो बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे क्रियाएं होती हैं खेती के अलावा भी। वो कौन कौन सी हैं, जिन्हें हम बोलते हैं गैर कृषि क्रियाएं। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और एक्सप्लेनेशन करूंगी मैं, इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो गैर कृषि जो क्रियाएं हैं, आपको थोड़ा उनका ध्यान रखना पड़ेगा। पालमपुर में कौन कौन सी हैं, अगर हम पहले नंबर पे देखें तो पहले है डेयरी, यानी कि पालमपुर के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पशुपालन वगैरह करते हैं और फिर उनसे दूध निकाल के जो है आसपास के गांव में और शहरों में जाके बेचते हैं। तो डेयरी जो है वो हो गया। दूसरी हम बात करेंगे वो है हमारी दुकानदारी। ठीक है, तो दूसरा हमारी दुकानदारी का है, यानी कि पालमपुर में कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेतीबाड़ी के साथ साथ या खेतीबाड़ी ना करके दुकानदारी का भी काम करते हैं। तीसरी चीज और तीसरी मुख्य क्रिया जो है वो है हमारा परिवहन। अच्छा, परिवहन कैसे आप बोलोगे मुख्य मतलब गैर कृषि क्रियाओं में है, क्योंकि क्या होता है, जैसे खेती हुई, ठीक है, उत्पादन हो गया, फसल वसल कट गई, सब कुछ काम हो गया, अब उसको जो है बाजार तक लेकर जो है कैसे जाएंगे, है ना, कैसे जाएंगे, परिवहन के द्वारा। जो यहाँ पर हमारी रिक्शा वगैरह होती हैं, ट्रैक्टर हैं, ये सब जो है, तो इसमें हम परिवहन का इस्तेमाल जो है, मतलब हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, जो भी हमारे संसाधन होते हैं, यातायात के साधन जो होते हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे ये गाँव है तो क्या होता है कि जो फॉरेनर्स होते हैं या जो भी मतलब जो बाहर से अंग्रेज लोग वगैरह या जो भी हमारे ही देश के लोग जो हैं जब घूमने आते हैं, तो उनको भी जो है जो सारी सुविधाएं वो कौन मुहैया कराता है, परिवहन। ठीक है, तो ये एक उभरता हुआ जो है क्षेत्र है, कह सकते हैं। ओके, अब हमें ये पता है कि पालमपुर गांव की जो मुख्य क्रिया है वो क्या है, कृषि। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया जो है कृषि है। क्यों, क्योंकि आपको पता है उसमें 75% या 75% जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए, खेती बाड़ी का काम करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी चीज जो हम लोगों ने ध्यान रखनी है वो है उत्पादन के कारक। मैं एक आपको ये बहुत नया जो है टॉपिक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्लीज़ 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 इसका ध्यान रखिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो एक नई चीज़ है, ये नया जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उत्पादन के कारक। और ये बहुत ईजी है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि मान के चलते हैं मैंने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है, तो अब अगर मुझे कोई फैक्ट्री लगा ली है या लगानी है या उसको और अच्छे से बढ़ाना है, तो मुझे उनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम देखें तो पहली चीज़ जो है हमारी होगी भूमि, यानी कि ज़मीन। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी काम शुरू करना होता है, कोई भी दुकान शुरू करनी होती है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ज़मीन देखते हैं, ज़मीन का टुकड़ा देखते हैं, या अपने घर के आसपास जो है चीज़ें देखते हैं, अपने घर में भी हम लोग खोलते हैं। तो इसमें पहला
उत्पादक का कार्य होता है, ये ध्यान रखना है। पहला हो गया आपका भूमि, ठीक है, जिसे हम आप भूमि कह लीजिए, जमीन कह लीजिए, एक ही बात है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अब आपने भूमि मतलब हमने ज़मीन खरीद ली। अब ज़मीन जब हमने खरीदी है तो उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, वहाँ पे रखने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। तो यानी कि भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी जो है आपको इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भौतिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, इसको मैं छू सकती हूँ, इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो भौतिक पूंजी के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, तो ये एक जगह हो गई, ठीक है, जगह यानी भूमि। ये मेरे सारे साधन हो गए, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये लैपटॉप है, कैमरा है, बुक्स हैं, ठीक है। तो ये मेरी भौतिक पूंजी, इन्हें मैं छू सकती हूँ, ठीक है। तीसरी चीज जो आती है वो है श्रम। तीसरी चीज जो आती है वो आती है श्रम। अब भाई हम लोगों ने क्लासेस खोल ली, दुकान खोल ली, फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, चीज़ें भी रख दी। अब वहाँ पे रखने के लिए कोई इंसान भी तो होना चाहिए ना, जो काम करेगा, जो ढोकर लाएगा चीज़ों को, या यहाँ पर जो मैं क्लासेस ले रही हूँ यहाँ पे कोई पढ़ाएगा ताकि मैं उसको जो है मजदूरी दे सकूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी के लिए काम कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे सैलरी मिलती होगी ना, ठीक है। तो वो हो गया श्रम, यानी कि हमारे मजदूर वगैरह। और आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है मानव पूंजी। इसका ना हम लोग जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे मानव पूंजी के बारे में बहुत अच्छे से। अभी आप मानव पूंजी को ये समझिए कि मान के चलिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे लैपटॉप भी आ गया, बुक्स भी आ गई, मैं भी खड़ी हो गई, लेकिन मुझे पढ़ाना क्या है और मुझे पढ़ाना कैसे है और मैं कैसे कैसे आपको पढ़ा सकती हूँ, या फैक्ट्री में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि आपने फैक्ट्री लगा ली, आपने दुकान खोल ली, कोई भी एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, आपने जो है पापड़ बनाने की छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, आपने मजदूर रख लिए, सामान ला के दे दिया, मशीनें ला के दे दी, बहुत साइंस है, लेकिन पापड़ किस तरीके के बनेंगे, पापड़ की शेप कैसी होगी, आकार कैसा होगा, कितनी गोलाई में होंगे, कितनी चीज़ें लगेंगी, तो वो सब जो है ना आपका कौशल, मतलब आपके अंदर जो स्किल्स होते हैं ना, कौशल होते हैं, वो आप डिसाइड करोगे। अच्छा मुझे ना पापड़ बनाने, अच्छा मूंग दाल के पापड़ बनाने, अच्छा ऐसे पापड़ बनाने, अच्छा मुझे अच्छा ये दुकान खोलनी, अच्छा मुझे इस दुकान में करना है, तो आप जो है उस चीज़ को गाइड करो, ठीक है। तो आपके इसमें आपका कौशल, आपके जितने भी आपके स्किल्स होते हैं, ठीक है, और आपका ज्ञान, जैसे मान के चलते हैं कि आपके दादाजी ने जो है एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी पापड़ की ही, मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप जो दादाजी जो हैं, दादाजी के पास जो नॉलेज होगी, जो भी ज्ञान होगा, वो आप लोगों के साथ बांटते होंगे, तो आप जो है उस चीज़ को जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर मान के चलिए उन्होंने 2 तरीके के पापड़ बनाए, अब जब आप बड़े होंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखेंगे, और आपको फिर ये लगेगा कि नहीं, इसकी जगह हम लोग 2 की जगह 3 की जगह जो है 5 या 10 प्रकार के पापड़ बना सकते हैं। तो यानी कि हमारी जो नॉलेज, हमारा जो ज्ञान, हमारा जो कौशल, ये हमारे स्किल्स होते हैं ना, इससे जो है हम लोग अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, भौतिक पूंजी में ना 2 चीज़ें आती हैं। भौतिक पूंजी में 2 चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है। एक आती है हमारी स्थायी पूंजी, और ये इसमें जो है अंतर आता ही आता है, हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट में आ जाए, कैसे भी आ जाए। एक होती है स्थायी पूंजी, एक होती है कार्यशील पूंजी। ठीक है, स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, ये चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, स्थायी शब्द से ही पता चल रहा है वो चीज जो काफी लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। तो स्थायी पूंजी जो होती है वो काफी वर्षों तक चलती है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये वर्षों तक चलती है, ये वर्षों तक चलती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ क्लासेस के लिए उदाहरण लूँ कि मैं यहाँ पे आपको क्लासेस दे रही हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज यूज़ करा कल खराब हो गया, या 1 महीना यूज़ करा खराब हो गया, है ना, 1-2 महीना हमने इसको इस्तेमाल करा और वो खराब हो गया। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्थायी पूंजी वो होती है, क्योंकि ये अब सालों साल चलेगा, कम से कम ये 2 साल, 3 साल, 5 साल या 5 से ज़्यादा साल भी ये चल सकता है, ठीक है। तो स्थायी पूंजी क्या होती है,
ऐसी चीज जिसको हम काफी वर्षों तक उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन ये मार्कर है, इस चीज का ध्यान रखो, ये मार्कर है, इसको हमने एक बार इस्तेमाल करा, मुश्किल से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, या ज़्यादा से महीना खींच लेगा, महीने के बाद ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है बार बार बदलेगा, आज ये वाला मार्कर खत्म हुआ, कल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ठीक है। तो वो होती है हमारी कार्यशील पूंजी। कार्यशील मतलब जो हम काम करते वक्त इस्तेमाल में जो हम वस्तुएं लाते हैं या जो भी हम पूंजी लाते हैं उसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कि हमारे नगद पैसे, आपके नगद पैसे, देखिए मान के चलते हैं जैसे आपने फैक्ट्री लगाई, ठीक है, आपने फैक्ट्री में जो मशीन है, अब आप खुद सोच के देखिए मशीन कौन से में आएगी, मशीन आएगी आपकी स्थाई में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मशीन लगाई अगले दिन या 2 महीने बाद वो खराब होगी, नहीं। लेकिन जो आप उसमें नगद पैसे लगा रहे हैं, तो जैसे ही आपने कोई मशीन खरीदने के लिए आपने जो पैसे उसको दिए होंगे, एक बार आपके पास आए, चले गए, फिर दूसरे से तीसरे पे चले गए, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब वो जो है, जैसे ही आपने वो चीज़ खरीदी, मतलब आपका आपने वो कार्य खत्म करा, आपने चीज़ खरीद के आप अपनी ले आए, तो वो जो पूंजी है या जो भी वो चीज़ है, जो मनी है, आपका पैसे हैं, वो आपका उस टाइम पे ही ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्थायी पूंजी में पता है क्या आता है, अब आप खुद ही देख लो, जैसे मैं कह रही हूँ ब्लैक बोर्ड है, तो अगर आपने कोई फैक्ट्री लगाई होगी तो वहाँ की मशीनें, वहाँ की सारी मशीनें जो हैं, या कोई भी आपका उपकरण है, ये विनिर्माण उद्योग का उदाहरण दे रही हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, खेती बाड़ी में भी आप देख सकते हो तो आप बता सकते हो उसमें स्थायी पूंजी क्या होगी और अस्थायी पूंजी मतलब कार्यशील पूंजी क्या होगी, ठीक है। तो वहाँ पे मशीनें, आपकी उपकरण जो भी होते हैं, जो भी आपकी मशीन्स और जो भी आप यूज़ करते हो, वो सारी की सारी स्थायी पूंजी में आती है, ठीक है। कार्यशील पूंजी, नगद पैसा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का उत्पादन करना है, चाहे अब वो खेती बाड़ी का क्यों ना, मैंने आपको विनिर्माण उद्योग का बताया था कि घर में आपने पापड़ की फैक्ट्री लगाई, या मैं जो यहाँ पे क्लासेस ले रही हूँ, छोटी मोटी क्लासेस जैसे भी हैं ये, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको भूमि, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप उत्पादन कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी पूंजी। अब पूंजी, भौतिक पूंजी 2 तरीके की हो गई, स्थायी, कार्यशील। स्थायी पूंजी वो होती है जो काफी वर्षों तक चलती है, ठीक है, वो जल्दी से आसानी से नष्ट नहीं होती है। कार्यशील पूंजी क्या होती है, एक बार आपने कोई काम करा, उसमें आपने जो चीज लगाई वो हाथ की हाथ ही खत्म हो गई, या 2 या 3 दिन बाद खत्म हो गई, जैसे कि आपके नगद पैसे, ठीक है। तीसरी चीज आपका श्रम। जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप किसी को रखोगे, ठीक है। जैसे आप अपने घर में ही देखो, अगर आप घर में ही कोई छोटा मोटा काम करते हो तो आपके मम्मी पापा, भाई बहन, गांव में देखा आपने, सब लोग मिलके जो है काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो श्रम का उदाहरण है, ठीक है। लास्ट जो हम कह रहे हैं वो है मानव पूंजी। मैंने आपको बताया पार्ट 2 में हम बहुत आसानी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें और ज्यादा ना आपको समझ में आएगा कि मानव पूंजी क्या होती, कैसे। मानव पूंजी ऐसा नहीं है कि हम लोग पूंजी है, बिल्कुल बात वही है, लेकिन समझाने का तरीका ये है कि मतलब हमारी बॉडी कोई पूंजी नहीं है, हमारे अंदर जितने भी स्किल्स हैं ना, जो कौशल हैं, जो भी हमारे एजुकेशन है, हमने कहाँ से पढ़ाई करी, हम किन किन चीज़ों को अच्छे तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा मानव पूंजी में आता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मानव पूंजी का। अब आप मान के चलो, मैं एक बार पहले इसको डिलीट कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको नोट करते रहना, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं आप लोगों के लिए, तो आपको क्या है ना, इससे आसानी हो जाएगी। देखो, मानव पूंजी का मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, अगर आपको एक पार्ट में समझ में आ गया ना ये, तो जो दूसरा पार्ट इस पर आधारित है ना, तो आपको बहुत आसानी से, मतलब आप जो है ना समझ जाओगे दूसरे पार्ट में। अच्छा, मानव पूंजी ये है, ठीक है। मान के चलते हैं हमारे पास 2 लोग हैं, मैं एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दे रही हूँ, ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में, ठीक है। ये 2 लोग हैं, इन दोनों के पास भूमि भी है और ये खेती बाड़ी का काम करते हैं, ठीक है। इसके पास भी भूमि है। अब
दोनों के पास ये 2 भाई हैं, इसके पास भी 2-2 भाई हैं, मतलब ये 2 भाई हैं, ये भी 2-2 भाई हैं। ठीक है, हम सारी चीजें यहाँ पे ना बिल्कुल सेम रखेंगे ताकि आपको आसानी है। ठीक है, आपके पास भूमि होगी। अच्छा, दोनों के पास ही 10,000 रुपये हैं। ये तो मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है, लेकिन आप मान के चलो कि 10,000 ही है। लेकिन ये हमारी भूमि, ये आपका श्रम, और ये क्या हो गया आपकी भौतिक पूंजी, मतलब नगद कार्यशील। ठीक है, और इनके पास उपकरण भी है, मान के चलते हैं। लेकिन ये क्या है, ये है अनपढ़, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। ये जैसे गांव में लोग होते हैं हमारे, कुछ लोग पढ़े लिख नहीं पाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन आपको मौका मिल रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िए और प्लीज़ देश का नाम रोशन ज़रूर करिए। और ये है, इसने कर रखी है 12वीं पास, ये 12वीं पास। अब क्या होता है, मान के चलते हैं ये ज़मीन का टुकड़ा, ये ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है, दोनों सेम तरीके से खेती करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसने 10,000 रुपये, 10,000 इसके पास भी है, इसने भी काम करा, इसने भी काम करा अच्छे से, लेकिन ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, इसका जब हमने उत्पादन देखा ना, जब फसल की कटाई हुई और बेचा उसको, तो उसको जो है मुनाफा हुआ, मतलब अगर आप लगाओ कि उसने 12,000 में फसल बेची है तो उसको मुनाफा हो गया 2,000 का। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें इस दूसरे वाली लड़की की, 12वीं पास है, अब इसके पास ज्ञान है, इसको पता है कि हम किस किस तरीके से जो है खेती कर सकते हैं, कौन कौन से रसायन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसको आसानी हो जाए। इसको मिलता है 16,000 बेच के सारी फसल, तो इसका मुनाफा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6,000। अब आप देख रहे हो, अब आप बोलोगे मैम ये तो क्या है, ये तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। नहीं, क्योंकि ये कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है और ये 12वीं पास है, इसके पास ज्ञान और इसने जो चीजें सीखी होंगी, जैसे आप सीख रहे हो, अच्छा हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, कौशल, ये इसके पास ज्यादा है, इससे ज्यादा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके अपनाए होंगे, है ना। क्या हो सकता है, जैसे मान के चलो अगर इसने एक बार में एक ही खेती करी होगी, हो सकता है कि इसने एक बारी में 2 अलग अलग तरीके की खेती कर दी हो, यहाँ पे गेहूं उगा दिया हो, यहाँ पे बाजरे का कर लिया हो, चावल, जो भी इसका मतलब होता है, और इसको दोनों से अलग अलग फायदा हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो, एक ने 2,000 का मुनाफा कमाया, एक ने 6,000 का मुनाफा। क्यों? क्योंकि उसकी मानव पूंजी, जो इसके कौशल और ज्ञान था, वो इस इंसान से ज्यादा बेहतर था। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा मानव पूंजी का। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, देखो मेन तो टॉपिक आपका ये है और उसके बाद दूसरी चीजें हैं, हम उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, मानव पूंजी का हो गया, सारा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने पढ़ा गांव के बारे में, उत्पादक के कारक, ये 2 चीजें हम लोग कर चुके हैं। मैं ये बता रही हूँ राइट लगा के कि हमने कर लिए। तीसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप पालमपुर वाला पार्ट जब देखेंगे ना, तो उसमें क्या हुआ था, पहले जो है पालमपुर में जो खेती हुआ करती थी ना, उसका उत्पादन बहुत कम होता था। ठीक है, लेकिन आपने हरित क्रांति के बारे में सुना होगा, है ना। ये जो हरित क्रांति 1960 के दशक में जो आई थी, मैं लिख देती हूँ, ये 1 मिनट, ये जो हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति आई थी 1960 में। अच्छा, अब हरित क्रांति 1960 में आई थी, तो इससे उत्पादन का क्या मतलब है, पालमपुर गांव में इसका जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि पालमपुर गांव भी हम मान के चलते उनमें से एक गांव था। ठीक है, तो हरित क्रांति जो है 1960 में आई थी। इन लोगों ने ना अधिक उपज देने वाले, मतलब अधिक उत्पादन को बढ़ाने वाले जो बीज होते हैं ना, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। आप जो है ना, ये आंकड़े जो है किताब में आपको बहुत अच्छे से दे रखे हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं HYV। ठीक है, इसको बोलते हैं
HYV ऐसी कुछ करके ये जो है ये नाम है। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना कि ये HYV जो है वहाँ पे जो है बीज थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा, HYV जो बीज थे इन्होंने जो है अब जो साधारण बीज होते हैं ना उसकी जगह इस बीज से खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब खेती करने के साथ साथ क्या हुआ, खेती करने के साथ साथ इन्होंने अपनाए बहुविध फसल प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आ सकता है स्टूडेंट्स, प्लीज इसका ध्यान रखना, बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, ये मैं आपको भी शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर अभी इसको हम थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा इन्होंने अपनाए सिंचाई में बहुत अच्छा करा। ये वाले पॉइंट्स आप प्लीज जरूर नोट करना स्टूडेंट्स, क्योंकि ना अभी एक क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में देना है। सिंचाई के तरीके, आधुनिक तरीके अपनाए थे, मैं बताती हूँ आधुनिक तरीके कैसे थे। ठीक है, तो हरित क्रांति में पहले उन्होंने बीज, फिर बहुविध फसल प्रणाली, फिर तीसरा सिंचाई के तरीके। तो ये 3 चीजें जो है ना, ये इनकी वजह से पालमपुर गांव में क्या हुआ, जहां खेती पहले कम हुआ करती थी अब वो ज्यादा हो गई। कितनी ज्यादा हुई, वो 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गई। इतना तो उसने बढ़ा ही लिया। अब जब 2.5 से 3 गुना बड़ी होगी तो उससे क्या हुआ होगा, उनका उत्पादन क्या हो गया स्टूडेंट्स, बढ़ गया होगा। अब उत्पादन बढ़ने से उनके पास चीजें हैं, पैसे हैं, वो सारी की सारी अपनी भौतिक सुविधाओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक हरित क्रांति वाला, एक बहुविध फसल प्रणाली, एक सिंचाई के तरीकों के बारे में एक बार बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने 1960 की हरित क्रांति के बारे में बात करी थी, है ना। एक मिनट, अगर ये हरित क्रांति, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात हुई थी बीज की। ठीक है, हम लोगों ने बीज की बात करी थी, वो था हमारा HYV, है ना, HYV। तो ये जो है HYV जो बीज होते हैं ये उत्पादन को बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे आपका उत्पादन जो है हमेशा बढ़ता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हरित क्रांति में क्या होता है कि जब ये करा ना तो उससे सिर्फ खाली पालमपुर गांव का ही नहीं, क्योंकि ये काल्पनिक गांव है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इससे जो है बहुत सारे हरियाणा पंजाब साइड जो ये इलाके हैं, यहाँ पे जो गांव आते हैं ना, तो वहाँ पर भी हरित क्रांति जो है अपनाई गई थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको, पालमपुर गांव से अगर हरित क्रांति का कभी कोई क्वेश्चन आ जाए या कोई भी प्रश्न आ जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करी हूँ आपको वही लिखने हैं, थोड़ा सा आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका आया था सिंचाई का। ठीक है, अब क्या हुआ, अच्छा सिंचाई का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो पालमपुर गांव है ना वहाँ पर बिजली अच्छे से आती है, मतलब वहाँ पे बिजली का जो है वो अच्छा है। ज़्यादातर हम लोगों ने गांव में देखा होगा कि बिजली चली जाती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि पालमपुर गांव में बिजली की सुविधा जो है बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे सिंचाई जो है उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से की थी। कैसे की थी मैं बता देती हूँ आपको। देखो, पहले तरीके होते हैं, एक होता है आपका परंपरागत तरीके। ठीक है, ये परंपरागत तरीके, ये हो गए आपके आधुनिक तरीके। इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से समझना है, आपने ये पहले पढ़ भी रखा होगा, अब आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, परंपरागत तरीकों में ना वो एक राहत करके, मतलब वो छोटे छोटे भागों को जो है वो सिंचाई करा करते थे, छोटे भागों में सिंचाई करते थे। यानी कि राहत मतलब क्या था, वो कुएं से पानी लेकर छोटे छोटे भागों में सिंचाई किया करते थे पालमपुर के लोग। लेकिन बिजली की सुविधा आने से और ये जो हरित क्रांति है उससे क्या हुआ, आधुनिक तरीके अपनाए गए, जिसमें आपका आता है नल।
यानी कि जो आप मोटर पंप देखते हैं, और आप जब पालमपुर का ये पाठ पढ़ेंगे ना एक बार जब आप देखने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे नलकूपों की भी पहले व्यवस्था करी गई थी। पहले सरकार ने लगवाए थे हरित क्रांति के दौरान या उसके बाद भी लगवाए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों को इससे पता लगने लग गया कि ये बहुत आसान है, तरीका आसान है, सिंचाई अच्छी होती है, उत्पादन अच्छा होता है, ठीक है, फसल अच्छी होती है, तो उन्होंने सरकार के बाद अपने जो है निजी नलकूपे भी लगवाने शुरू कर दिए थे। जो निजी नलकूप थे उन्होंने अपने अपने घर में सबने लगवाने शुरू कर दी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग जो है एक और देखते हैं। ये हम लोगों ने देखा हरित क्रांति में उत्पादन का जो है वो हमने कौन कौन से इस्तेमाल करे, सिंचाई। फिर उसके बाद हमारे आते हैं अन्य पदार्थ, मतलब जिसमें आपके रासायनिक जो चीज़ें हैं ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले क्या होता था, पहले ये लोग रसायन कीटनाशक जो है ये लोग नहीं अपनाते थे, लेकिन इसमें जो है और फिर कीड़ा लग जाता था, वही फसल खराब। तो पालमपुर के गाँव में ये लोगों ने अपनाया था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीज का सिंचाई की प्रक्रिया के बारे में ये सब जो है आपको बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरी चीज़ पर चलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ये प्लीज़ आप साथ साथ ज़रूर नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप प्लीज़ इसको ज़रूर नोट करिए। अब जो हमारे पास पूंजी है, ठीक है, वो कैसे आती है। मतलब अगर आपको खेती करनी है, पालमपुर गांव में जो किसान खेती करते हैं तो उनके पास पूंजी कैसे आती है। पहले तो मैं पूंजी से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पालमपुर गांव में ना 3 तरीके के किसान हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब किसानों का देख लेते हैं एक बार, और वहाँ पे उनकी पूंजी की व्यवस्था भी देखते हैं। पूंजी की व्यवस्था मतलब पैसे वो कैसे रखेंगे, ठीक है। अब किसान यहाँ 3 तरीके के हैं। पहले हैं बड़े और मझले किसान, ठीक है, ये बड़े किसानों के बारे में बात। फिर हम ले लेते हैं भूमिहीन किसान, मतलब जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है। लास्ट और तीसरे हो गए हमारे छोटे किसान। तो अब जो है हम लोग बड़े किसान से शुरू करते हैं। अच्छा, आप जो है ना पालमपुर गांव में आप ये भी देखेंगे कि वहाँ पे जो है जो ज़मीन की व्यवस्था कैसी करी गई है। तो ज़मीन की व्यवस्था के आधार पर ही तो ये किसान, जिसके पास जितना बड़ा टुकड़ा वो उतना ही बड़ा हम उसको किसान कह सकते हैं, क्योंकि बड़े किसान के पास ज़मीन का ज़्यादा टुकड़ा होता है। वो क्या करते हैं, वो खुद तो खेती करते ही करते हैं, साथ में कभी कभी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो श्रमिकों को भी लगवाते हैं, मतलब श्रमिकों का इस्तेमाल करके वो खेती बाड़ी का अपना काम पूरा करते हैं, ठीक है। भूमिहीन किसान जो है ना, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भूमिहीन किसान है ना, वो उनके पास ज़मीन तो है नहीं, अब वो अपना निर्वाह कैसे करेंगे, गुजारा कैसे करेंगे। तो भूमिहीन किसान क्या होते हैं, मैंने इन दोनों को साथ इसलिए रखा है ताकि इनको बाद में लिंक करने में आसानी हो जाए। भूमिहीन किसान जो होते हैं ना, ये श्रमिकों की तरह काम करते हैं। भूमिहीन किसान जो है श्रमिकों की तरह काम करते हैं। मैंने यहाँ श्रमिकों का नाम लिया, तो वहाँ पे काम कौन करता होगा, भूमिहीन किसान। मतलब ये किसान जो है ये बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं, और इनको काम करने के लिए या तो मजदूरी दी जाती है, अच्छा इनका मजदूरी दी जाती है, या मजदूरी के अलावा यहाँ पे जो है खाने की व्यवस्था इनके लिए कराई जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, या आपको पाठ में मिल जाएगा कि या तो इनको मजदूरी दी जाती है या इनकी खाने की व्यवस्था करी जाती है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। फिर हम जाते हैं दूसरे पे, ये है छोटे किसान। अच्छा, छोटे किसान की बात क्या है यहाँ पे, इसको हमने अलग क्यों रखा है, इन दोनों को मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो छोटे किसान है ना, इनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा होता है। ये क्या करते हैं, अपने परिवार के निर्वाह के लिए, ठीक है, अपने ये आप
ये क्या करते हैं, ये अपने पारिवारिक निर्वाह के लिए या अपना अपना कि इनकी से जीविका जो है चल जाए, ये उस पर खेती करते हैं। तो इनके घर के परिवार के लोग ही जो है यहाँ खेती करते हैं। ठीक है, मैं आपको ना थोड़ी सी अभी यहाँ पे इतना समझा इसलिए दूँ क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो आपको पता चलेगा कि ये लोग पूंजी की व्यवस्था फिर करते कैसे हैं। ठीक है, परिवार के लोग हैं, इनकी जो कृषि होती है ना उन्हें निर्वाह कृषि बोलते हैं, मतलब सिर्फ गुजारे लायक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग जो हैं लगे हुए हैं अपने अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं और ये जो है इससे अपनी जीविका को चलाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये पहले अपने परिवार के लिए खाना रखते हैं, मतलब जितना भी फसल हुई पहले अपने निर्वाह के लिए, अपने परिवारों के लिए रखते हैं, खाते पीते हैं। उसके बाद जो इनका शेष भाग बच जाता है उसको जाके ये बाजार में बेचते हैं, उसको जाके ये बाजार में बेचते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जैसे मान के चलिए मैं कहती हूँ कि मेरे पास 5 रुपए हैं और मुझे ज़रूरत है 3 रुपए की, तो मैंने 5 में से 3 इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद मैं 2 रुपए ही किसी को उधार दूंगी या फिर उसको मैं बचा के रख लूँगी। ठीक है, तो सेम यही होता है कि ये लोग क्या करते हैं, पहले अपने लिए सारे जितना भी इनका होता है अपने लिए खर्च करते हैं, उसके बाद कुछ बचता है तो वो उसको जाके बेच देते हैं बाजार में। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, अगर ये लोग ऐसे बेच देते हैं बाजार में और जितना कम ये लोग बेचेंगे उससे क्या होगा, इनके पास जो कमाई है और जो भी इनके पास मुनाफा आता है, इनका मुनाफा होता है कम या बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत कम बेचते हैं फसलें, तो इनके पास तो मुनाफे के लिए हम कह सकते हैं कि कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बहुत कम होता है। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं ये लोग, इनके पास ज़मीन का टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है, जब ये श्रमिकों को यहाँ पे रखते हैं, इनको मजदूरी भी देते हैं, खाने की व्यवस्था जो मैंने आपको बताया, और फिर ये जितनी बड़े खेत पर, जितने बड़े हिस्से पर ये खेती करते हैं, इसका कुल भाग, आधे से ज़्यादा भाग ये लोग क्या करते हैं, बाज़ार में बेचते हैं। ठीक है, जब ये बाज़ार में बेचते हैं तो इनके पास जो मुनाफा है वो बहुत अच्छा होता है, यानी कि इनके पास मुनाफा काफ़ी अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा। मैं एरो इसलिए लगा रही हूँ कि मतलब बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे कम होता है तो एरो मैंने नीचे कर दिया, यार बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पढ़े कि पूंजी की व्यवस्था कैसे होती है। ठीक है, भूमिहीन किसानों को तो आप भूल ही जाइए, इसको तो हम काट ही देते हैं बिल्कुल। अब हमारे पास बचे छोटे किसान और बड़े किसान। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो बड़े किसान हैं इनके पास मुनाफा है ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं, मुनाफा ज़्यादा होने के कारण ये लोग क्या करते हैं, अगली बार की जो खेती होती है उनके पास इनके लिए पैसा बहुत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मुनाफा है बिल्कुल कम। अब ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों से लेते हैं ऋण, कर्जा, लोन जिसे आप कहते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब ऋण लिया है उसका क्या लगेगा, ब्याज। तो बड़े किसान जो होते हैं वो, उनकी ब्याज की दरें काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं तो इतना बड़ा एरो बनाऊंगी क्योंकि मुझे पता बहुत ज़्यादा ही होती है। ठीक है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, ये कर्जे में डूबते ही चले जाते हैं, ये वो चक्र चलता ही रहता है और ये कभी भी जो है अपने कर्ज से मुक्ति नहीं ले पाते हैं। इसीलिए बहुत कारणों से हमारे भारत में किसान जो हैं, जो छोटे किसान होते हैं, जो जिनके पास भूमि का जो टुकड़ा कम होता है, वो जो है सुसाइड करते हैं। ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सब कारण वही है। ये खैर ये तो बात की बातें हैं, मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये होती है पूंजी की व्यवस्था। छोटे किसान क्या करते हैं, अपने लिए पहले रखते हैं, मुनाफा कम होता है, मुनाफा कम होने के कारण क्या होता है, इन्हें कर्जा लेना पड़ता है। अब जब ये कर्जा लेते हैं, और इनको कर्जा देता कौन है, सबसे पहली बात बड़े किसान।
जब ये कर्जा लेते हैं इनकी ब्याज दरें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो ब्याज के चक्र में, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, उसमें ही फंसते रह जाते हैं बिल्कुल। लेकिन बड़े किसानों के पास क्या होता है, इनके पास मुनाफा ज़्यादा होता है, तो इनको अगली बारी के लिए खेती करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। सारे उपकरण, सब चीज़ें इनके पास पहले से ही होती हैं। और ये भूमिहीन श्रमिकों को भी जो है क्या करते हैं, उनको भी रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग है। एक क्वेश्चन ना एनसीईआरटी की बुक के पीछे दे रखा है कि जो भूमिहीन किसान होते हैं ना, उनमें अधिक स्पर्धा की होती है। ठीक है, अब आप इस उदाहरण से समझिए। ये खेत है, ठीक है। इस खेत पे जो ज़रूरत है लोगों की, वो होती है, मान के चलते हैं 2 लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, ये 3 लोगों की ज़रूरत है, मान के चलते हैं। ये लोग यहाँ काम करने आते हैं। कोई बड़ा किसान है, उसने अपनी जो है भूमि दे रखी है जिसपे वो अपने मजे लेते हैं। ठीक है, इनमें से, और ये हो गए 3 इंसान एक उसके। अगर हम भूमिहीन किसान को देखें तो वो इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है 1/3 दलित परिवार है और उसके बाद भी भूमिहीन किसान बहुत हैं। तो पालमपुर गांव में जो है ना, बहुत स्पर्धा मतलब कि कंपटीशन बहुत है। लोग जो है काम लेने के लिए कम मजदूरी पर भी चले जाएंगे। ठीक है, ये कहता है मैं 100 रुपये एक दिन का लूँगा, ये कहता है मैं 50 रुपये लूँगा, ये कहता है मैं 20 रुपये लूँगा। ठीक है, चलो इसको 50 ना करके 80 कर देते हैं। ठीक है, ये 80 हो गया। ये कहता है मैं 120 रुपये लूँगा। तो अब बड़ा किसान क्या होगा, अब अगर उसे मुनाफा कमाना है, वो क्या करेगा, 80 वाले को पकड़ेगा, यहाँ लगाएगा काम। मतलब जहां पर उसको 120 देने चाहिए थे, वहां वो 80 देगा। कितने का मुनाफा हो गया, 40 का। ऐसे ही करके अगर कोई 80 वाला है, अगर इनमें से ये लोग कहते हैं कि हम तो 50 रुपए में भी मजदूरी कर लेंगे, तो बहुत बढ़िया। किसान किसको लगाएगा, इनको लगाएगा। क्योंकि अब खुद भी लगाओ, देखो 40 की जगह 70 का मुनाफा हो रहा है, तो वो तो जाएगा ही उधर ही, है ना। तो क्यों ऐसा होता है कि लोग कम दर पर मजदूरी करने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहली बात, एक तो गांव में कोई लोग जो है ज़्यादातर पढ़े लिखे भी नहीं थे। पालनपुर गांव में मान के चलते, तो वहाँ पे खेती बाड़ी का काम सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो लोग जो है ज़्यादातर 75%, मैंने आपको बताया था 75% लोग जो है वो कृषि से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये लोग खेती बाड़ी का काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई नया काम शुरू ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही है कि पालमपुर गांव में इतनी स्पर्धा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो लोग हैं और उनकी जो है कम मजदूरी पे जो है तैयार हो जाते हैं, कम दरों पे जो है तैयार हो जाते हैं मजदूरी करने के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप नोट करना चाहो तो प्लीज़ कर सकते हो। तो आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि हम लोगों ने पालमपुर गांव में, एक तो हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा, उत्पादन के कार्य में। मैं दोबारा से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये हो जाए। उत्पादन के कारक भी पढ़े, पूंजी की व्यवस्था पढ़ ली, किसानों के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे हमने क्या क्या कवर कर लिया है वो हम लिख रहे हैं। उसके बाद हमने हरित क्रांति का पढ़ा। ठीक है, तो ये 4 जो है मेन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पढ़ी हैं। प्लीज़ आप इसका ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, अब हम इसके अलावा पढ़ेंगे पालमपुर में गैर कृषि जो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इसमें एक लास्ट पॉइंट और है, गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाएं, सो स्टूडेंट्स एक ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं।
अगर बोला देखा जाए तो एक है परिवहन, ठीक है, दूसरा है आपका डेयरी, डेयरी की जो एक क्रिया है, तीसरा है आपका दुकानदारी। अब पालमपुर गांव में क्या है कि डेयरी और दुकानदारी, लोग क्या करते हैं अपने घर में बाजारों से सामान, जो थोक के बाजार होते हैं, ठीक है, ये थोक बाजार से जाकर जो है सामान ले आते हैं और लोगों को जो है उपलब्ध कराना शुरू करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं अपने ही घर में एक छोटी मोटी दुकान खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि खेती बाड़ी के अलावा जो है लोग जो है दुकानदारी भी करते हैं। जैसे कि हम लोग बाकी गांव में देखते हैं कि जैसे बस स्टैंड के पास छोटी छोटी दुकानें होती हैं, टी स्टॉल वगैरह होते हैं, चाय की दुकानें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको दुकानें मिल जाती हैं। तो पालमपुर गांव में बिल्कुल सेम वैसे ही बता रहा है आपको कि वहाँ पे भी दुकानदारी का जो है काम होता है। ये गैर कृषि क्रियाएं हैं, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कृषि से संबंधित नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ इसका ध्यान रखना, ये गैर कृषि क्रियाएं हैं। और फिर डेयरी का मैंने आपको बताया कि जब लोग खेती करते हैं तो अपने घर में वो लोग करते हैं पशुपालन का काम। ये पशुपालन के काम से इनका दूध, डेयरी का काम होता है, ये लोग बाहर जाके बेचते भी हैं, ठीक है। दूध, दही, जो भी आपने चीज़ें देखी होंगी, ये सारे के सारे ये लोग जो हैं बेचते हैं, इसका काम करते हैं। तीसरा है परिवहन। अगर आप देखो कि आजकल जो परिवहन का जो सेक्टर है, मतलब जो टूरिज्म सेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से लोग जो है, आपको पता है भारत हमेशा इतिहास में जो है बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे जो है मॉन्यूमेंट्स, जो मतलब काफ़ी अच्छे स्थल हैं, ठीक है, पौराणिक स्थल जो है वो बहुत हैं। इसीलिए जो और गांव के लोग कल्चर भी देखने आते हैं, जैसे चौकी धानी वगैरह हम लोगों ने सुना है, ठीक है। तो ये परिवहन का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब क्या होता है परिवहन में, ऐसा नहीं है कि ये लोग करते, ये परिवहन में क्या करते हैं, लोग बाहर से आते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं, तो उनको ले जाने के लिए जो है, मतलब आपकी जो कार है, बस है, ये सब इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या है, आप जब बाज़ार में, मैंने आपको बताया था, बड़े किसान बाज़ार में जब वो फसलें बेचने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं नहीं ऑब्वियसली, तो उसमें भी हम परिवहन को जोड़ सकते हैं कि वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। तो लोगों के पास, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ, गाड़ी तो नहीं कह सकते, मोटरसाइकिल वगैरह सब खरीदी हुई हैं, ठीक है। तो ये उसका जो है इस्तेमाल करके ये परिवहन को भी बहुत बढ़ावा देता है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पालमपुर गांव जो है एक, हम कहते हैं ना, आदर्श गांव में से है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हरित क्रांति का भी बहुत हुआ, लोगों के पास हरित क्रांति का हुआ, ठीक है। लोगों ने जो है बढ़ाना शुरू करा, अपना काम करा, हरित क्रांति जो है आपने देखी वहाँ पे, ठीक है। फिर सारे जो लोग हैं वहाँ पर, उन्होंने गैर कृषि क्रियाओं को भी उतना ही अपनाया है जितना जो कृषि से संबंधित क्रिया हैं उनको भी अपनाया है। और गैर कृषि वाले पे आपने उदाहरण देखे कि ये लोग अब ये खोलने लगे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, वहाँ पे आपने बिजली की सुविधा सबसे ज़्यादा देखी है, तो ये आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा करना, ठीक है। और अगर हम लास्ट में देखें तो वहाँ पर सिंचाई के तरीके आधुनिक और सारे के सारे आप देख सकते हो, बहुत आसानी से उन्होंने जो है अपनाया है। रासायनिक पदार्थों को भी अपनाया है, कीटनाशक इनको अपनाया है, जिससे उनके फसल सड़ने से बचते हैं और ये सब होता है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो पालमपुर गांव है ये एक आदर्श गांव की तरह है, हालांकि ये काल्पनिक गांव है। तो ये थे पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। थैंक यू।